दोस्तों, मैं रमन सिंह सोलंकी, एडवोकेट, लाइफ मेंबर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली। दोस्तों, मैं आपके सामने आज ऐसी सौदे और विक्रय के संबंध में चर्चा करूंगा जिसमें कोई प्लाट खरीदता है, कोई ज़मीन खरीदता है, कोई खेत खरीदता है और उसको खरीदने के बाद वह बदल जाते हैं या फिर वो किसी और को बेच देते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बाद भी ये स्थिति होती है। तो मैं इस पर आपके लीगल अवेयरनेस के लिए और आम जनता के सामान्य ज्ञान के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मैं आपके सामने इस संबंध में चर्चा करूँगा। धारा 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार विक्रय होता है। अब अगर विक्रय के लिए स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, क्रय विक्रय के लिए यह आवश्यक है। और अगर 100 रुपया या 100 रुपया से अधिक की संपत्ति है तो उसका पंजीयन करवाना आवश्यक है अचल संपत्ति की स्थिति में। और इसके लिए अगर कृषि भूमि है तो अगर ट्राइबल की है तो वो ट्राइबल ही खरीद सकता है, और अगर जनरल ने खरीद ली तो वो 170 ख मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत परेशानी में फंस सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद स्थिति होती है कि आपने प्रॉपर्टी का सौदा तो कर लिया, उसको एडवांस पेमेंट भी दे दिया, पर एक साधारण कागज़ पर लिख लिया, तो उसमें भी आप परेशानी में आ सकते हैं। अगर सौदा होने के बाद अगर आपने कोई स्टाम्प पर लिखा पढ़ी की है तो भी उसको या तो आप नोटरी करवाइए या उसकी रजिस्ट्री करवाइए, और यथोचित स्टाम्प पेज होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों दूसरा ये है कि विक्रय प्रतिफल का भुगतान होना भी ज़रूरी है, और उसकी सही पहचान होना चाहिए उस प्लाट की, ज़मीन की। उस खेत है तो अगर सर्वे नंबर होना चाहिए, खाता नंबर होना चाहिए, उसका रकबा होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। यद्यपि विक्रय विलेख में प्रतिफल के पूर्व में ही भुगतान करने का बताया गया हो, परंतु यदि ऐसा विवरण गलत होना पाया जाता है तो विक्रय की परिभाषा के अनुसार विधि की दृष्टि में इसे समव्यवहार को विक्रय होने की कोटि में नहीं माना जाएगा। इस संबंध में एक न्याय निर्णय है, भरतू वर्सेस नवल, AIR 2012, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। 91 नोट नंबर है, पेज नंबर है। दूसरा है कि अगर संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान तो कर दिया गया था और आधिपत्य भी प्रदान कर दिया गया था, विक्रय की जो आवश्यक तत्व है, एक प्रतिफल होना, प्रतिफल यानी कीमत सामान्य भाषा में। दूसरा स्वत्व जारी होना, स्वत्व मतलब मालिकाना हक तत्व है, आवश्यक तत्व है। एक प्रतिफल होना, दूसरा स्वत्व जारी होना, दोनों तत्व होने पर इसे विक्रय विलेख का गठन होता है। विक्रय विलेख मतलब है कि बेचान, खरीदी बेचान का दस्तावेज जिसकी रजिस्ट्री होती है। इसलिए दस्तावेज को विक्रय करार नहीं माना गया, अपितु विक्रय विलेख की श्रेणी में उसे माना गया। यह न्यायिक दृष्टांत है मदन मोहन वर्सेस गौरीशंकर, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1988, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है, पेज नंबर 152 है। और दूसरा है उसमें इसे मध्य प्रदेश वीकली नोट में भी इसे रिपोर्टेड किया गया है, 1987, वॉल्यूम 1, MP वीकली नोट 96, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मित्रों, अब पहले का कोई आपको दस्तावेज अगर एग्रीमेंट मिलता है या विक्रय विलेख मिलता है तो
वहाँ पर मुद्रा का मूल्य कम था, कम पैसे में अधिक वस्तु आ जाती थी। उस वजह से 100 रुपये से कम मूल्य की अचल संपत्ति का अरजिस्ट्रीकृत, माने रजिस्ट्री जिसकी नहीं हुई है, यदि आधिपत्य का परिधान भी कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में अरजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख को देखा जा सकता है और इसे साक्ष्य में पढ़ा भी जा सकता है। समझ में आया? 100 रुपये से कम में अगर कोई अचल संपत्ति, खेत या ज़मीन या प्लाट को विक्रय किया गया है और उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो भी उसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। धारा 54 का सेकंड क्लॉज है और परंतु में है। और इसका ये न्यायिक दृष्टांत है रामचंद्र विरुद्ध हरिकीर्तन, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2004। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसका भी पेज नंबर है 345। और मित्रों, ये हम सामान्य रूप से देखते हैं कि कभी कब्जा दे दिया जाता है पर रजिस्ट्री नहीं होती है, सौदा हो जाता है। कभी कब्जा दे दिया और कभी कब्जा नहीं दिया जाता है और रजिस्ट्री भी नहीं होती है और सौदा किए हुए वो पेपर का सौदे का उसके पिताजी ने किया था, पिताजी की मृत्यु हो गई है, बेटे ने उसको देखा नहीं और कई साल निकल जाते हैं। उसके बाद वो उनको मालूम पड़ता है कि अपने पास ये सौदा किया हुआ है, का कॉन्ट्रैक्ट है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट व एग्रीमेंट को लेकर उसके पास जाता है कि आपने हमारे पिताजी को ये बेचा था, तो वो बदल जाता है या नहीं बदलता है तो किसी और को बेच दिया, तब तक इतना समय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब जानकारी हुई तब से उसकी मियाद से दावा लगाने की अवधि गिनी जाती है और उस आधार पर आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। पहले उसको नोटिस दीजिए, उसको सूचना दो, उसके बाद उसका क्या उत्तर आता है, उस उत्तर आने के बाद में आप कोर्ट में दावा लगा सकते हैं। एक केस है जो पीएल बापू स्वामी वर्सेस डब्ल्यू पेट्टी गोंडा, AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पेज नंबर 902, कि संपत्ति के वास्तविक मूल्य से कम मूल्य का समव्यवहार था। और समव्यवहार मतलब कि सौदा को बंधक की कोटि में माना गया। ऐसा माना गया कि इसको गिरवी रखा गया था, अर्थात सशर्त विक्रय के साथ बंधक की श्रेणी में माना गया। अगला एक जजमेंट है दस्तावेज लेखक विक्रय विलेख को प्रमाणित करने के लिए केवल एक दस्तावेज लेखक अथवा प्रमाणित साक्षीगण में से किसी का परीक्षण नहीं कराया गया था, इसलिए उस विक्रय विलेख को प्रमाणित होना नहीं माना गया। अक्सर देखा जाता है कि रजिस्ट्री हो गई है तो समझते हैं कि अब तो हम इसमें केस जीत गए हैं और अभी हमारा प्रमाणित साबित हो गया। लेकिन धारा साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 68 ये कहता है और एक जजमेंट है इसमें 1981 वॉल्यूम 2 MP वीकली नोट 184 और ऑल इंडिया रिपोर्टर 1966 सुप्रीम कोर्ट 735 और एक है 1992 राजस्व निर्णय 367। इनको इसमें ये मेन केस जो था उसमें ये केसेस का हवाला दिया गया था और मेन केस था शिवनारायण विरुद्ध ठाकुरा 2010 वॉल्यूम 3 मध्य प्रदेश वीकली नोट 88, मध्य प्रदेश वीकली नोट 88 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। इसमें ये कहा गया कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने से कुछ साबित नहीं होता है, उसको साबित करना पड़ेगा और उसको साबित करने के लिए दस्तावेज का लेखक के भी आपको करवाना पड़ेंगे और साक्षीगण जो अनुप्रमाणक साक्षी है उनके भी आपको कथन करवाना पड़ेंगे और उसके बाद परीक्षण कराने के बाद विक्रय विलेख प्रमाणित होना माना जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरा दोस्तों, 100 रुपये से कम मूल्य की अचल संपत्ति का विक्रय के संबंध में भी है कि बाबूलाल उर्फ मोहम्मद हुसैन जो इसके फौत हो गए हैं, उनके वारिसान बनाम रामचंद्र का केस है जो 2002 वॉल्यूम 3 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टुडे 239 मध्य प्रदेश का है। तो मित्रों, मैंने आज आपको ये बताया है, इसमें आपको बहुत सारी स्थिति क्लियर हो गई होगी। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करके मेरे और अन्य भी वीडियो देखें। आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको सामान्य रूप से मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, तो उससे आप लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।